हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स के हमने फैक्टर्स को पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं उस फैक्टर्स में से एक फैक्टर को जो कि प्रेशर है। तो प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके लिए हेनरी ने एक लॉ दिया जिसको हेनरी के लॉ के नाम से जाना जाता है, दैट इज़ हेनरीज लॉ। तो हेनरी ने ये बताया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी जिस जिस रेशो में आप बढ़ाओगे प्रेशर को। यानी हेनरी लॉ का स्टेटमेंट क्या है, पहले उसको समझो। व्हाट इज हेनरीज लॉ? तो हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट है, यानी इस लॉ का स्टेटमेंट है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, द सॉल्युबिलिटी यानी कि कितनी गैस के पार्टिकल जाएंगे लिक्विड के अंदर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। यानी प्रेशर कितना अप्लाई किया हुआ है, अप्लाइड प्रेशर ऑन किसके ऊपर, गैस के ऊपर। ये स्टेटमेंट अच्छी तरीके से याद कर लो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड प्रेशर के, कितना प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो। मान लीजिए आपके पास एक जार है, इस जार में आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर आपने ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पार्टिकल अंदर पहुँच गए। तो अगर आप इसे ऊपर से दबाओगे यानी प्रेशर अप्लाई करोगे तो अंदर संख्या बढ़ेगी। किसकी संख्या बढ़ेगी? पार्टिकल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ेगी अंदर। कहाँ पर? यहाँ पर। तो उस संख्या के बढ़ने को मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आर N। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा मोल जो है वो बढ़ गए किसे, प्रेशर को बढ़ाने पर। तो जो मोल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते हैं किस पर, जब हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म आती है, क्या बच्चों? वो होता है मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शंस ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शंस ऑफ सोल्यूट क्या होता है बच्चों, या गैस, वो यहाँ पर गैस है इस वाले केस में, वो क्या होता है बच्चों, नंबर x बराबर मोल्स ऑफ गैस ओवर मोल्स ऑफ लिक्विड प्लस मोल्स ऑफ गैस। ये होता है आपका x, यानी मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन बताता है कि किस अमाउंट में आपकी गैस अंदर मिक्स्ड है लिक्विड के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये जो प्रेशर और x है ना, इनके बीच में रिलेशन है, और हम वो बोलते हैं कि अप्लाइड प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा x के। अप्लाइड प्रेशर विल बी प्रोपोर्शनल टू x, यानी वेयर P इज द प्रेशर एंड x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस दैट इज मिक्स्ड इन द लिक्विड। तो जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो P बराबर आ जाएगा KHX। ये KH क्या है? ये KH है प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद आया हुआ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद आया हुआ कांस्टेंट, और इसका नाम है हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट। इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना, इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना। अब हमें समझना है व्हाट इज द ग्राफ ऑफ हेनरीज लॉ। देखो बच्चों, मान लीजिए ये आपके पास x और y एक्सिस हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की x और y एक्सिस हैं। अगर इसमें x रिप्रेजेंट करे मोल फ्रैक्शन को, किसको? मोल फ्रैक्शन को, और y रिप्रेजेंट करता है अप्लाइड प्रेशर को, तो इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन जाएगी और ये लाइन शो करेगी किसको? इन दोनों के बीच में रिलेशन को। तो अगर मैं इसका एक छोटा सा पार्ट लेकर ट्रायंगल बनाऊं और यहाँ पर एंगल थीटा रखूं, तो जो वर्टिकल लाइन है वो शो कर रही है प्रेशर को।
और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो शो कर रही है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन लिक्विड को। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ होगा m बराबर tan थीटा बराबर p/x और ये इक्वल होता है हेनरी कांस्टेंट के। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेनरी लॉ का जो ग्राफ है उसके अंदर वर्टिकल लाइन प्रेशर, हॉरिजॉन्टल लाइन मोल फ्रैक्शन और इसका जो स्लोप होता है यानी m यानी tan थीटा वो होता है प्रेशर ओवर मोल फ्रैक्शन के, जो इक्वल होता है हेनरी कांस्टेंट के। तो बच्चों ये था हमारा हेनरीज लॉ। और हेनरीज लॉ में मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है कि मान लीजिए कि हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मोल फ्रैक्शंस जो हैं वो x इक्वल हैं कितना 2 और प्रेशर है P10, तो बताइए हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो हेनरी कांस्टेंट होता है P/x, तो ये हो जाएगा P/x दैट इज 10/2 दैट इज 5। ये था हमारा हेनरी लॉ। बच्चों समझ में आया हेनरी लॉ आपको?